नमस्कार। मैं वीरभद्र प्रताप, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर चित्रकूट, आप सभी प्रिय प्रशिक्षुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की ऑनलाइन क्लास में हम सब वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत आदर्शवाद और शिक्षा नामक विषय वस्तु पर अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद और शिक्षा, जिसको हम इंग्लिश में आइडियलिज्म एंड एजुकेशन की संज्ञा देते हैं, इसके प्रथम पार्ट में हमने आदर्शवाद की उत्पत्ति, उसके अर्थ और विशेषता को जाना। आदर्शवाद के अनुसार तत्व मीमांसा, मूल मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या होती है, इसका गहनता से अध्ययन किया। साथ ही साथ इसके मूल सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला गया। आज हम सब शिक्षा पर आदर्शवाद का क्या प्रभाव है और आदर्शवाद किस प्रकार से शिक्षा को प्रभावित करती है, अथवा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं का इस विषय वस्तु में हम सब अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम जब हम बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इसके लिए शिक्षा का अर्थ एवं आदर्शवाद, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। चूँकि आदर्शवाद का मूल तत्व था आत्मा, अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मानुभूति कराना ही आदर्शवाद की प्रमुख देन थी। और उसने 3 शाश्वत मूल्यों सत्यम, शिवम, सुंदरम को लेकर ही इस जगत की व्याख्या की और तथा इसी के आधार पर शिक्षा की संकल्पना को प्रदर्शित किया। तो अब हम बात करते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए। तो शिक्षा का अर्थ जो है इस प्रकार से होना चाहिए कि प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा शरीर और आत्मा की सभी पूर्णता है, जिसके लिए वे उपयुक्त होते हैं, देने में पाई जाती है। यानी शिक्षा वह है जो शरीर और आत्मा की सभी क्रियाओं को पूर्ण करती है। हर्बर्ट ने कहा, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है, अर्थात अच्छे अच्छे गुण और चरित्र का निर्माण होता है। विवेकानंद जी, आप जानते हैं, जो भारतीय दार्शनिक थे, और इनकी गणना भी आदर्शवादी दार्शनिक में की जाती है। मानव की अंतर्निहित पूर्णता को व्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्होंने कहा था कि जो मानव के अंतर्गत उसके अंतर्निहित शक्तियाँ जो पाई जाती हैं, उसकी पूर्ण रूप से उजागर कर देना ही क्या है, शिक्षा है। यह काम अगर शिक्षा करा देती है तो वही शिक्षा है। शंकराचार्य भी कहे कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या जो है मुक्ति का साधन है, अर्थात विद्या वही है जो मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो। तो ये भिन्न भिन्न जो आदर्शवादी दार्शनिक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार शिक्षा के अर्थ को व्यक्त किया। शिक्षा का उद्देश्य और आदर्शवाद, एम ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म। अब हम शिक्षा के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो चूँकि शिक्षा का आदर्शवाद का मेन मोटिव था कि आत्मानुभूति कराना, तो सर्वप्रथम तो यही हो जाएगा कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है इस भौतिक जगत के साथ साथ उस आध्यात्मिक जगत का ज्ञान करते हुए सेल्फ रियलाइजेशन कराने वाली, सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात आत्मानुभूति की संज्ञा करा दे, वही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। आइए हम सब इसके उद्देश्यों को निम्न बिंदुओं द्वारा समझते हैं। मानव के विभिन्न पक्षों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है।
यानी जैसे विभिन्न पक्ष का मतलब अर्थात सर्वांगीण विकास, उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। इसमें पहला है व्यक्तित्व का विकास। प्लेटो ने कहा था शरीर और आत्मा को पूर्ण स्वतंत्रता देना ही शिक्षा है। अतः शरीर और आत्मा का संपूर्ण विकास कराना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जो व्यक्तित्व के विकास से संभव है। विकास पर चर्चा करते हुए इसके 3 पक्षों पर प्रकाश डाला और कहा कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का इसका उद्देश्य होना चाहिए। सर्वांगीण विकास के रूप में जो इन्होंने बात की, तो उसमें शारीरिक विकास और मानसिक विकास तथा सामाजिक विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया। शारीरिक विकास क्यों कहा कि स्वस्थ शरीर में ही किसी भी विषय वस्तु को सोचने समझने की शक्ति होती है, और शरीर ही किसी भी कार्य करने के लिए एक साधन है। अतः इस साधन को सशक्त बनाना बहुत ही आवश्यक है, इसलिए शारीरिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पक्ष है आपका मानसिक विकास। चूँकि बुद्धि, ज्ञान और विवेक के अभाव में सही गलत का ज्ञान संभव हम सब नहीं कर पाते हैं, अतः आवश्यक है कि संतुलित मानसिक विकास किया जाए। तीसरा पक्ष है सामाजिक विकास। चूँकि राज्य सर्वोच्च सत्ता है और इसका कुशल नागरिक बनने के लिए सामाजिक विकास की आवश्यकता पड़ती है। अतः इसके अनुसार सर्वांगीण विकास करना, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना ही जो है शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास निहित है। और इसके महत्वपूर्ण पक्षों पर उन्होंने निम्न प्रकार से प्रकाश डाला कि शिक्षा वह है जो शाश्वत मूल्यों की अनुभूति करा दे। जो आपके शाश्वत मूल्य हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उसकी भी अनुभूति करा दे, वही शिक्षा है। आपके भावनाओं का उदात्तीकरण एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास का भी समन्वय है जिसमें, और उसका विकास करे। ये सब जो है आपके शिक्षा के उद्देश्य थे। अर्थात संपूर्ण रूप से कहें तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा शाश्वत मूल्यों की अनुभूति। तीसरा आत्मानुभूत कराना। भावनाओं का उदात्तीकरण। नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का पाठ्यक्रम और आदर्शवाद। सिलेबस ऑफ एजुकेशन एंड आइडियलिज्म, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इस पर प्रकाश डालते हुए आदर्शवादी प्लेटो ने कहा था कि जो पाठ्यक्रम है वह चूँकि इस आत्मानुभूति से संबंधित हमारी आदर्शवाद विचारधारा कहती है कि आत्मानुभूति कराना जो है मुख्य ध्येय है। तो इसके लिए 3 शाश्वत जो मूल्य हैं, सत्यम, शिवम, सुंदरम, इसी के अंतर्गत उन्होंने पाठ्यक्रम का डिवाइडेशन किया, पार्टिसिपेट किया कि सत्यम, उस सत्य को जानने के लिए किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करना चाहिए। तो इन्होंने कहा वैदिक भाषा, जिस वैदिक विकास, तो उसके लिए भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित, शारीरिक शिक्षा को इन्होंने सम्मिलित किया। जो प्लेटो ने कहे कि सत्यम के अंतर्गत इन विषय वस्तुओं का पाठ्यक्रम में समाहित होना चाहिए। शिवम के अंतर्गत नैतिक विकास, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र को समाहित किया, तथा सुंदरम के अंतर्गत सौंदर्यात्मक विभिन्न कलाएं, संगीत, कविता को इन्होंने स्थान दिया। तो प्लेटो के अनुसार जो पाठ्यक्रम का निर्धारण था वह सत्यम, शिवम, सुंदरम के आधार पर था, और उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का
को विभाजित किया गया था। हर्बर्ट के अनुसार जो बात थी आपका पाठ्यक्रम निर्धारण की, तो इन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक विकास करना। जैसे प्लेटो ने कहा था कि उनका मुख्य ध्येय था कि आत्मानुभूति कराना, तो हर्बर्ट कहता था आध्यात्मिक विकास हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। इन्होंने दो भागों में विषय को विभाजित किया, एक चारित्रिक शिक्षा और दूसरा नैतिक शिक्षा। और इनके लिए मुख्य विषयों का निर्धारण किया कि भाषा, साहित्य, इतिहास, कला, संगीत इत्यादि का समन्वय जो है पाठ्यक्रम में होना चाहिए। शिक्षण विधि और आदर्शवाद। शिक्षण विधि और आदर्शवाद पर जब हम चर्चा करते हैं तो आदर्शवादी लोग जो है किसी एक विधि को नहीं मानते हैं, और इसके लिए बटलर महोदय ने कहा था कि आदर्शवादी अपने को किसी एक विधि का पोषक न मानकर विधियों का निर्माण और निश्चय करने वाला मानता है। अर्थात वह कई शिक्षण विधियों, टीचिंग मेथड का जो है समन्वय करता है। और इस पर चर्चा करें तो सुकरात का प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो ने संवाद विधि, अरस्तु के आगमन निगमन विधि, हेगल के तर्क विधि, हर्बर्ट ने निर्देशन विधि, पेस्टालोजी ने अभ्यास विधि, फ्रोबेल ने खेल विधि का प्रयोग जो है अपने अपने पाठ्यक्रमों में और अपने अपने शिक्षण विधियों में किया था। तो एक कई विधियों का समूह है। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार किसी एक विधि का इसमें समन्वय नहीं है। इसमें जो है प्रश्नोत्तर विधि भी है, संवाद विधि भी है, आगमन निगमन विधि है, तर्क विधि है, निर्देशन विधि है, अभ्यास विधि है। इन सभी विधियों का इसमें समन्वय किया गया है। शिक्षक तथा आदर्शवाद, टीचर एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो यही आपका एक ऐसा दर्शन है पाश्चात्य का जो शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है। शिक्षक कला का जानकार होना चाहिए ऐसी भाव रखता है, और उसे त्रिदेव की संख्या यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा जो है इस विचारधारा द्वारा दी गई। सच्चरित एवं नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षक में इन सभी गुणों का समावेश होना चाहिए, अर्थात वह चरित्रवान तथा नैतिकवान तथा उसमें आध्यात्मिकता का गुण होना चाहिए। ये सब आपके शिक्षक के अंतर्गत होने चाहिए। यानी चूंकि इस विचारधारा के अनुसार शिक्षक ही शिक्षण का प्रमुख केंद्र होता था, और उसी के अनुसार जो है शिक्षण प्रक्रिया अपनाई जाती थी। तो यह दर्शन शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है। इसके समर्थन में फ्रोबेल ने कहा था कि अध्यापक रूपी मालिक के द्वारा ही शिक्षार्थी रूपी पौधों की सहायता से विद्यालय रूपी फूल का बाग सजाया जा सकता है। अर्थात जब तक अध्यापक सकुशल और गुणी नहीं होगा तब तक आपका विद्यालय हरा भरा नहीं होगा। इससे आप समझ गए होंगे कि शिक्षक का कितना महत्वपूर्ण स्थान होता था। शिक्षार्थी एवं आदर्शवाद, स्टूडेंट्स एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए, तो शिक्षार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम के गुणों का समावेश हो। इन्हें अपने शिक्षकों द्वारा उच्च आदर्शों को प्राप्त करना चाहिए, अर्थात ईमानदारी, चरित्रता का गुण हो, सेवा भाव हो, गुरु को सम्मान देना चाहिए, नैतिक आचरण में विश्वास करना चाहिए। अर्थात शिक्षार्थी को में अच्छे गुण, चरित्रता का भाव बहुत ही जरूरी है, तभी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएगा। विद्यालय एवं आदर्शवाद, स्कूल एंड आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए जहाँ शिक्षण प्रक्रिया को
बड़े सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण किया जा सकते। अतः यह विचारधारा क्या, इसको नहीं कहेंगे, इसको आप दर्शन कहेंगे। तो यह दर्शन जो है विद्यालय की व्यवस्था को मानता है, अर्थात विद्यालय की आवश्यकता को महसूस किया और कहा कि विद्यालय ऐसा वातावरण है जो सामाजिक आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों से मुक्त शिक्षा के लिए उपयुक्त स्थान है, जहाँ पर हम अपने सारे शैक्षिक प्रक्रिया को संपूर्ण ढंग से संपन्न कर सकते हैं और उसमें जो है आदर्श, मूल्य तथा सिद्धांत तीनों का समावेश होना चाहिए। अनुशासन एवं आदर्शवाद, डिसिप्लिन एंड आइडियलिज्म। जब अनुशासन की बात करते हैं तो आदर्शवाद कहता है कि स्व अनुशासन पर बल देता है कि स्वयं अनुशासन का पक्षधर है, स्वयं को जो है एकदम सुनियोजित करना है, सुसज्जित करना है और सही ढंग से सही पथ पर चलना है। तो यह स्व अनुशासन का पक्षधर है और कहता है कि उसमें आज्ञाकारिता का, सहनशीलता का, नम्रता का, शिष्टता का, अधीनता का इत्यादि को हम समावेश करें, तभी हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं और इन्हीं गुणों के जो समावेश होगा उसको हम प्रभावात्मक अनुशासन की संज्ञा देते हैं। अर्थात इसमें दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि प्रभावात्मक अनुशासन। ये पूछ लेता है कभी कभी कि जो आदर्शवादी दर्शन है उसके अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए, तो प्रश्न रहेगा दंडात्मक, स्व अनुशासन, स्वतंत्रता पूर्वक, प्रभावात्मक। तो आपका आंसर होगा स्व अनुशासन अथवा प्रभावात्मक अनुशासन। तो आदर्शवाद के अनुसार प्रभावात्मक और स्व अनुशासन होना चाहिए शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न करने हेतु। आदर्शवाद का मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। हम जान गए कि आदर्शवाद का क्या अर्थ होता है, आदर्शवाद की क्या परिभाषा है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय, अनुशासन, इन सभी प्रमुख अंगों का हमने अध्ययन किया कि आदर्शवादी दर्शन के अनुसार ये सब प्रक्रियाएं किस प्रकार की होनी चाहिए और इसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। इन सब का गहनता से हमने अध्ययन किया। अब हम मूल्यांकन एवं निष्कर्ष पर जो है प्रकाश डालेंगे। जब भी किसी दर्शन का हम मूल्यांकन करेंगे तो उसमें गुण और दोष दोनों सम्मिलित होता है। तो गुण इसके जो थे, आदर्शवाद आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा का पुरजोर समर्थन करता है। शिक्षा में शाश्वत मूल्यों, सत्यम, शिवम, सुंदरम को महत्व देता है। आदर्शवादी शिक्षा बालक के गुणों का सम्मान करती है। आदर्शवाद स्व अनुशासन का प्रतिपादन करता है। यह शिक्षा व्यक्ति को लोक एवं परलोक दोनों के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त समसामयिक शिक्षण विधियों का प्रयोग करती है, अर्थात कई विधि इसमें सम्मिलित हैं। आध्यात्मिक पक्ष पर बल देते हुए आध्यात्मिक विषयों पर और एवं भौतिक विषयों पर भी बल देता है। संयम, धर्म, ज्ञान और न्याय इस दर्शन के आधार हैं जिसके द्वारा नैतिकता की भावना जागृत होती है। दोष यह है कि चूंकि शिक्षा का केंद्र बिंदु शिक्षक है तो बालक पर कम ध्यान दिया गया, वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में नहीं रखता है। आध्यात्मिक मूल्यों को प्राप्त कर लेने से व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। विज्ञान एवं तकनीकी के महत्व को नहीं देता है। वैज्ञानिक विषय उपेक्षित हैं। शिक्षा शास्त्र में आदर्शवाद की कोई विशेष देन नहीं है। ये सब इसके दोष थे। अंत में हम अगर निष्कर्ष पर भाव दें, निष्कर्ष की तरफ चलें,
तो यह पाते हैं कि अध्यात्म एवं उद्देश्यों पर अधिक जोर देने के कारण आदर्शवाद वर्तमान भौतिक युग में दोषपूर्ण या संकुचित प्रतीत हो सकता है, किंतु यदि हम वर्तमान भौतिक युग की बुराइयों जैसे कलह, संघर्ष, अलगाव, वर्गवाद आदि को समाप्त करना चाहते हैं तो आदर्शवाद को शिक्षा में स्थान देना परम आवश्यक ही है। प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति को सदैव रखने वाले भारत जैसे राष्ट्र के नागरिकों को आदर्शवादी प्रमुख सुख तथा शांति प्रदान कर सकता है। अतः कहा भी गया है कि जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य हो निर्धारण किया जाए वह आदर्शवादी दर्शन से ही प्रभावित हो तथा शिक्षण विधि प्रयोजनवादी हो तथा जो अनुशासन आपका हो, कार्य करने की विधि हो वह प्रकृतिवादी हो। तो इसमें इन्होंने जो अपना उद्देश्य निर्धारण में यह विचारधारा प्रमुख देन अदा करती है, आदर्शवाद। तो आदर्शवाद का हमने व्यवस्थित ढंग से अध्ययन कर लिया। हम आशा करते हैं कि आप सभी आदर्शवाद और शिक्षा के बारे में संपूर्ण रूप से जान गए होंगे। धन्यवाद। फिर अगली कक्षा में हम एक नई विषय वस्तु के साथ मिलते हैं।